तमाम तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है। क्षेत्रवाद के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है, भाषावाद के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है। कोई व्यक्ति कहीं से आके बस गया और वहाँ के मूल निवासियों के संपत्ति संपदा पे उसने अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया, तो उस बात के लिए लड़ाई है। लेकिन ऐसी भारत के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो इंसान को इंसान न समझकर, इंसान को इंसान न समझकर जानवर से भी बदतर हालत समझा जाता है। तो बाबा साहब ने इस पर रिसर्च किया और अपनी किताब लिखी हु वाज शूद्रा, भारत में शूद्र कौन थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्य और अनार्य के कॉन्सेप्ट पे रिसर्च किया। उन्होंने तमाम जो उसके जो विद्वान लिखे गए किताबें पहले उसके बारे में अध्ययन किया, फिर अपना मूल्यांकन किया, तो ये बात सामने निकल के आई कि इस दुनिया में तमाम तरीके के लोग जो है एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करके गए, वहाँ के निवासी बने, वहाँ के कल्चर में ढल चल गए। लेकिन भारत एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर इस देश में आर्य नाम के लोग आए और यहाँ पर बस गए, यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बाद किया और इस देश में वर्ण व्यवस्था का पहले निर्माण किया और कहा कि वर्ण के हिसाब से व्यक्ति अपने कामगार को करेगा, अपने कामकाज करेगा, उस तरीके से जीवन निर्वाह किया गया। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था का भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध ने उसका विरोध किया और कहा कि ये वर्ण व्यवस्था इंसान में भेद पैदा करता है। सभ्य समाज वो है जो मानव में सभ्यता लाता है, जो मानव एक समान हो, उसका उन्होंने नारा दिया और शांति का संदेश दिया, पंचशील दिया, त्रिपिटक दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ज़्यादातर लोगों का भला हो। लोग कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका भला हो। मेरा ये कहना है कि सबका भला होगा तो उसमें चोर का भी भला हो जाएगा, उसमें डकैत का भी भला हो जाएगा, उसमें अपराधी का भी भला हो जाएगा, उसमें बलात्कारी का भी भला हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है कि जो चोर का भला हुआ तो जो सबका भला होगा, तो चोर का भी कैसे भला हो जाएगा, जिसके घर में चोरी हुई उसका भी कैसे भला हो जाएगा, अन्याय अत्याचार करने वाले का भी भला हो जाएगा और जो जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका भी कैसे भला हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा दुनिया में एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। जो अच्छे लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, जो चरित्रवान लोग हैं, जो शीलहीन लोग हैं, जो शील विहीन नहीं है, उनका भला हो। तो बाबा बुद्ध के इस कॉन्सेप्ट में दम था, इसलिए बुद्ध की विचारधारा भारत से निकलकर दुनिया के तमाम देशों में फैल गई। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में दम नहीं था, इसलिए वो इस धरा पे भी संभव नहीं हो पाया। इसलिए बुद्ध ने उस समय में क्रांति की, महावीर ने क्रांति की और कबीर ने क्रांति की। उसके बाद समय दौर आता गया, मुगलों का भी दौर आया। मुगलों के दौर में ये जो है इस देश के ब्राह्मणवादी ताकतों मुगलों के बीच में समझौता हुआ कि आप इस देश की शासन सत्ता पे राज कीजिए, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए, हमें कोई अपराध नहीं है। आज तमाम लोग मुगलों का नाम लेकर इस देश में तुष्टीकरण करते हैं। उनसे मेरा सवाल है कि 600 साल तक इस देश पे मुगलों ने राज किया। आप लोगों ने कौन सा आंदोलन चलाया कि वो भारत देश छोड़कर चले गए? आपने कौन से जो है मुगलों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी? तो इसके लिए कोई इतिहासकार जवाब देने वाला नहीं है, कोई साहित्यकार जवाब देने वाला नहीं है, कोई रिसर्चर जवाब देने वाला नहीं, क्योंकि जो लोग आज आरोप लगाते हैं वो खुद अपनी बेटियों का रिश्ता नाता उनके घर में करते थे। ये इतिहास हम लोग के सामने है। तो उसमें गुलामी बढ़ती गई, पेशवाओं का राज आया। पेशवाओं के समय में गले में मटकी, कमर में झाड़ू बंधवा के टांगा गया, ताकि जब इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सबसे निचले पायदान पे आने वाला व्यक्ति है, वो जब चले तो अपने पाँव के चिन्ह पद को मिटाते हुए चले, ताकि ऊंचे जाति का व्यक्ति उस पद चिन्ह को टच करके अपवित्र ना हो जाए। इस देश की ऐसी घटिया और क्रूर व्यवस्था बनाई गई, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था से संघर्ष करने का रास्ता निकाला। दोस्तों, जैसा मैंने अभी भी बताया कि जो संघर्ष कई तरीके के, लोग कहते हैं कि भारत में जाति का मतलब भेदभाव नहीं है, जाति का मतलब ये तो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है कि हर व्यक्ति अपना काम जो है अपने जन्म के आधार पे करता रहेगा। तो मेरा उन सबसे ये सवाल है कि नाई काटने का काम अमेरिका में भी होता है, वहाँ नाई नाम की जाति नहीं पाई जाती है। कपड़े धुलने का काम ब्रिटेन में भी होता है, वहाँ धोबी नाम की जाति नहीं पाई जाती है। मटके बनाने का काम, बर्तन बनाने का काम दूसरे भी देशों में होता है, लेकिन कुम्हार नाम की जाति नहीं वहाँ पाई जाती है। लोहा लक्कड़ का काम बनाने वाले और भी दुनिया के देशों में होता है, लेकिन वहाँ पे जो है लोहार नाम की जाति नहीं पाई जाती है। चमड़े छिलने का काम और मवेशी जानवर चराने का काम और भी दुनिया के देशों में होता है, लेकिन यादव नाम की वहाँ जाति नहीं पाई जाती। तो ऐसा व्यवस्था क्यों बनाया गया? कहा गया
कि वर्णाश्रम में जो व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर काम करता है वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी होता है, शूद्र भी हो सकता है। तो मेरा उन सबसे सवाल है, जब महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस देश में महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए आंदोलन छोड़ा तो क्या वो शूद्र का काम कर रहे थे? पढ़ने पढ़ाने का काम तो ब्राह्मणों का था। अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे थे तो क्या वो शूद्र का काम कर रहे थे? अगर वो शूद्र का काम नहीं कर रहे थे, पढ़ने पढ़ाने का काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का काम था, तो उनको ब्राह्मण का दर्जा क्यों नहीं दिया? ये सवाल है हमारा। अगर जब उन्होंने अपनी महिला को पढ़ाया, माता सावित्री भाई फूले को पढ़ाया, तो उनके साथ कितना बड़ा मानवीय व्यवहार किया गया। वो जब स्कूल पढ़ाने जाते थे उनको कहा गया ये धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया। वो जिस गली से जाती थी वहाँ के घरों में रात में ही जो है एक टोकरी में घर का कूड़ा कचरा उठा के रखा जाता था कि सुबह जब सावित्री जाएगी तो इसके ऊपर फेंका जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के विरोध में काम करती। लेकिन पति पत्नी ने ठान लिया था, वो स्वाभिमानी लोग थे, उन्होंने नहीं कहा कि इन ताकतों से झुकेंगे। उनके घर को घेरा गया, उनके पिताजी से कहा गया आपका पुत्र और आपकी बहू ये धार्मिक धर्म के विरोध में काम कर रही है, ये इसको कहिए अपना काम छोड़ दें या तो ये समाज से बाहर निकल जाए। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने लोगों के शोषणकारी ताकतों से वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए दूसरे के मकान में चले गए। जिस मकान में चले गए वो भी एक मुसलमान ने उनको शरण दी रहने के लिए, अपना घर भी दिया। और माता सावित्रीबाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने इस देश में सबसे पहले महिला शिक्षक ने कोई स्कूल खोला, तो भारत के इतिहास में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है बाबा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज का संगठन बनाया। उन्होंने कहा इस देश के शूद्र और अति शूद्र लोगों का जो शोषणकारी लोग है वो भट्ट जी और सेठ जी। उन्होंने किसान का कोड़ा नाम की किताब लिखी। उन्होंने कहा रात दिन मजदूरी कराया जाता है, एक रोटी पे जो है सुबह शाम मजदूरी कराया जाता है, उनको कोई मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन नहीं दिया जाता है। इस देश के दुनिया के इतिहास में अगर किसी समाज की लड़ाई के लिए किसी महिला का आप जीवन देखेंगे तो माता सावित्रीबाई फुले ने पूरे जीवन 17 साल की उम्र से शुरुआत किया, जब तक उनका निर्वाह नहीं हुआ 56 साल तक की उम्र में इस देश के इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इतना परिश्रम किसी भी और महिला ने नहीं किया है। तो ये बात छोटा सा हमने संदर्भ दिया कि महात्मा ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फुले के बारे में, जिनका भी जन्मदिन था। उसके बाद दौर शुरू होता है, बाबा साहब अम्बेडकर का महू छावनी में जन्म होता है, जिनका आज जन्म दिवस है। ये दुनिया को जो है भारत के वासियों को आज के दिन अपने घर अच्छे पकवान बनाने चाहिए, अपने घर जो है अच्छे कपड़े पहनना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि आज उस महापुरुष का जन्मदिन है जिसके बदौलत हमारे सर पे भी कपड़ा आया, हमारे जेब में कलम आई, हमारे शरीर पर सूरज आया। आज उनका जन्मदिन है। बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार मध्यम परिवार था, उनके पिताजी सूबेदार थे और सूबेदार होने की वजह से भी उनको स्कूल में जो है पढ़ने का अवसर मिला। और उस पढ़ने का अवसर भी इतना संघर्ष, इतना कठिन था कि जहाँ स्कूल के सभी बच्चे क्लासरूम में पढ़ते थे वो दरवाजे के पास बैठते थे। यहाँ तक कि जहाँ सबका टिफिन रखा जाता था वहाँ पे वो खाना नहीं खा सकते थे, जहाँ सब पानी पीते थे वहाँ पे वो पानी नहीं पी सकते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जो है कि जब वहाँ पानी पिलाने वाला चपरासी जब नहीं होता था तो डॉक्टर अम्बेडकर को सारा दिन प्यासा रहना पड़ता था। ऐसा उनके जीवन में 2 बार घटना हुई है। उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है, तो जब प्यासे उनकी हालत बहुत खराब थी, प्यासे अपनी माँ के पास गए, उन्होंने कहा कि ऐसा हम कुछ बच्चे थे, उन्होंने कहा ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है कि जो हमको सबको जहाँ पानी नहीं मिल सकता है। तो उनकी माँ भी रोने लगी अम्बेडकर की हालत देखकर। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारा तो जन्म ही ऐसी जगह हुआ है कि जहाँ हमको सार्वजनिक रूप से पानी नहीं मिल सकता। तो बाबा अम्बेडकर ने कहा कि जो कि आने वाले समय में मैं कुछ ज़रूर ऐसा करूंगा कि सिर्फ हमको ही नहीं सभी लोगों को पानी मिल सके जो इस तरह से जीवन जी रहे हैं। जैसा कि अभी भाई ने हमारे बताया कि महार तालाब का आंदोलन किया था, वो बहुत ही मतलब दुनिया में तमाम जितने भी संघर्षशील लड़ाइयाँ हुई हैं, पानी के लिए कहीं आंदोलन नहीं हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर एक दुनिया के ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया। उस समय तो उनको वहाँ पानी नहीं देने दिया, लेकिन आज की परिस्थिति देखिए, जो लड़ता है वो जीतता है। आज उस तालाब के ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा बनी हुई है। जिस तालाब का पानी उनको नहीं पीने दिया गया, उस तालाब का पानी डॉक्टर अम्बेडकर के पैर के जूते के नीचे है आज की डेट में। उन्होंने
इस स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया, वो विदेशों में पढ़े, अच्छे से अच्छे संस्थानों में पढ़े, डॉक्टरेट किया उन्होंने, इकोनॉमिक्स में जो है PhD हासिल की, उसके बाद बैरिस्टर बने, बैरिस्टर बन के वापस आए तो वहाँ भी उनको कल ही बताया गया था, साहब ने बताया कि अम्बेडकर को ये ऑफर दिया गया, तुम उस देश में क्यों जाते हो जहाँ तुम्हारा मान सम्मान नहीं है, तुम इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम उस देश में जाओगे, तुम्हारा समाज जो है नाली साफ करता है, टट्टी उठाता है, वहाँ तुम्हारा क्या स्वाभिमान होगा, तुम्हारी डिग्री की कोई कदर नहीं। तो अम्बेडकर के समझ में आ गया कि मैं जिस देश से आया हूँ और उस देश के अंदर जिस समाज से आया हूँ, वहाँ का मैं इकलौता पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ। अगर उस व्यक्ति को दुनिया का सबसे ताकतवर और सभ्य देश हमें बुला रहा है, अगर मेरे जैसे 10-20 लोग भारत में और तैयार हो गए तो हमारा देश तो इनसे भी आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर वापस चले आए, सुख सुविधा नहीं ली, बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जी लिया और यहाँ पर देश के अंदर वो जो ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया, वो जीवन लड़ते रहे और लड़ते लड़ते जो साहू जी महाराज ने उनको जो शिक्षा दीक्षा दी, उनके यहाँ आके उनको नौकरी करनी पड़ी, वहाँ भी उनका चपरासी उनको फाइल फेंक कर देता था। ये स्थिति थी उनके आगे। उसके बाद जब धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता रहा, अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में आते रहे, अंग्रेजों की तरफ भी जो है मूवमेंट बढ़ता रहा, तो फर्स्ट इंडिया एक्ट भारत में जब आया 1918 में, तो साहू जी महाराज के कहने पर जाधव राम भास्कर और बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार जो है फर्स्ट इंडिया एक्ट के सामने भेजा गया कि अनटचेबल्स को और जो समाज का अस्पृश्य वर्ग है उसको भी जो है लोक प्रशासन में, राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो यही जो है राष्ट्रवादी लोगों ने कहा कि तेली, दमोली और कुंभटों को क्या संसद में हल चलाने जाना है? जो अम्बेडकर और जाधव राम भास्कर जो है प्रतिनिधित्व को बात कर रहे हैं, तो देश में जो आज़ादी वाले लोग थे वो चाहते थे देश आज़ाद हो लेकिन समाज में कोई परिवर्तन ना हो। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता तब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता था। डॉक्टर अम्बेडकर ये जानते थे अगर अंग्रेज ऐसे ही चला गया और इस देश में दबे कुचले लोगों को अधिकार नहीं दिया तो जो समाज जैसा पहले था वैसा ही रहेगा और जो इसमें शोषणकारी ताकतें थी वो तो सामाजिक आधार पर वर्चस्वशाली तो थी लेकिन राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर भी वर्चस्वशाली हो जाएंगी। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर उनके समझौते में कभी नहीं आए। उनका जो अपना मूवमेंट था साहू का, पेरियार का और जो है महात्मा ज्योतिराव फुले का, उन्होंने आदर्श मानकर इस देश के 85% मूल निवासी समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे और उसके बाद जब उनकी इस बात को मान ली गई, मानने के बाद अगले 10 साल बाद साइमन कमीशन इस देश में आया कि जो फर्स्ट इंडिया एक्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उसका क्या परिणाम हुआ, क्या मूल्यांकन हुआ। तो इस देश में आवाज कहा गया कि जो साइमन कमीशन है वो सिर्फ अंग्रेज उसमें रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो लॉर्ड वेबर ने गांधी जी से कहा, गांधी जी आप तो बैरिस्टर हो, वो बात अलग है, गांधी जी मैट्रिक फेल बैरिस्टर थे, बाबा साहब ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं SK बिस्वास, उन्होंने गांधी जी के ऊपर जीवनी लिखी, ऐसा उन्होंने उसमें मेंशन किया। तब तो जो है उनका विरोध किया गया, लाला लाजपत राय उसमें मारे गए, लेकिन अम्बेडकर के आगे भी नारा लगाया गया तुम साइमन कमीशन के समर्थक में जा रहे हो। साइमन कमीशन का समर्थन सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया, यहाँ के एक चौहान नेता थे लखनऊ के ही, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने भी समर्थन किया। जो अनटचेबिलिटी वर्ग के लिए हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे सबने साइमन कमीशन का विरोध किया। फिर मंडल कमीशन में भी बाबा साहब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेटिव बन गए, वहाँ पर उनकी जो 4 मांगे थी सेपरेट जो है आरक्षण की थी और जो है वोट का अधिकार, ड्यूअल वोट का अधिकार था, ये सब चीज़ उनको मानी गई। लेकिन यहाँ के शोषणकारी ताकतों को लगा कि अगर अम्बेडकर की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मांग ली तो हमारा यहाँ स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर किया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी, पत्र लिखा गया। एक तरफ गांधी जी ने ये कहा कि अगर इस देश में अछूतों को हिंदुओं से अलग अधिकार देता है अंग्रेज तो हमको ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मतलब ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें आज़ाद ब्रिटिश गवर्नमेंट देश छोड़ के चला जाए और सारी व्यवस्था हमारे पास रहे, समाज में कोई परिवर्तन ना रहे। तो गांधी जी ने कहा मैं जान दे दूंगा लेकिन अछूतों को अधिकार नहीं देने दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चाहे मुझे इस खंबे के पोल पे फांसी पे क्यों ना लगा दो, लेकिन एक गांधी के लिए मैं करोड़ों लोगों के अधिकार की बलि नहीं लगा सकता। आप सोच लीजिए कितना बड़ा
एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले नेता बापू गांधी जी, एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले नेता बाबा साहब अम्बेडकर, दोनों अपनी अपनी बात पे जान देने के लिए अड़े हुए हैं कि अधिकारों की लड़ाई है, करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। एक तरफ हिंदूवादी विचारधारा की अधिकार लड़ाई है, एक तरफ मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने पूना समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने रोते हुए लिखा। ये समझौता हिंसक रूप से किया गया। उन्होंने गांधी जी के जो है उन्होंने जो आमरण अनशन किया, जान से अपनी जान देने की जो धमकी दी, वो एक तरीके को उन्होंने हिंसा माना। ऐसा उन्होंने बाबा साहब ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को ये समझ में आ गया कि इस देश में लोकतंत्र बहाल होगा। उनके जो भी धीरे धीरे मूवमेंट होते रहे वो मूवमेंट चलते, लोकतंत्र बहाल हुआ। उनको उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बस 2-3 बातें और छोटी छोटी करंट की करना चाहूँगा। तो सबसे बड़ा उनके सामने जो मुद्दा था, जो ये हमेशा कहते थे, पहले स्वतंत्रता चाहिए, फिर समानता आ जाएगी। जो लोग संविधान पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा है? पहले समानता का, उसके बाद स्वतंत्रता का। आर्टिकल 14 से 19 तक पढ़ लीजिए, उसमें समानता है, और 19 से 22 तक तब जाके स्वतंत्रता है। ये बात उन्होंने संविधान में भी लिखी है। उन्होंने लिखा आर्टिकल 14 में सभी को समान कानून के प्रति समान संरक्षण और सभी को समान उपाधि जो है। फिर आर्टिकल 15 में लिखा लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, वर्ण भेद, जन्म स्थान भेद, इन सभी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो समाज हजारों सालों से लोक सेवाओं में नहीं था, उनके लिए आर्टिकल 16 में लिखा लोक सेवाओं में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में लिखा अस्पृश्यता कानून। आर्टिकल 18 में लिखा उपाधियों कानून। आर्टिकल 19 में लिखा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब जिस समाज को बोलने का अधिकार नहीं था, उसको बोलने के लिए फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में शामिल किया। और इतना नहीं लिखा सिर्फ बोलने का अधिकार, आप बोल सकते हैं तो बोल के अपनी बात कहिए, आप नाच के एक्सप्रेस कर सकते हैं तो नाच के अपनी बात कहिए, आप लिख के अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो लिख के अपनी बात कहिए। सारे तरीकों के बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने आज़ादी दी। फिर धार्मिक आज़ादी दी। फिर बाबा साहब ने कहा कि ये जो वर्ण भेद है, इस समाज को अधिकार कैसे दिए जाए। इस समाज जो इतना बड़ा, इतना डिस्क्रिमिनेट है, हर जाति एक दूसरी जाति से नफरत करती है, ब्राह्मण सबका सर्वोपरि है। वो आता है, किसी के घर बच्चा पैदा होता है, कहता है क्या नाम रखा जाए, कहते हैं कौन से दिन को पैदा हुआ, कहते हैं बुधवार को पैदा हुआ, तो लड़का है तो बुद्धूराम, लड़की है तो बुधनी। बृहस्पतिवार को पैदा हुआ, लड़का है तो बिफई, लड़की है तो बिपनी। ये समाज है, ये समाज इतना क्रूर समाज था, ऐसी व्यवस्था थी। आप नाम देख लीजिए, आप ब्राह्मणों का नाम होगा ज्ञान सूचक, ज्ञान वेद, वेद प्रकाश। क्षत्रियों का देख लीजिए जंग बहादुर सिंह, धीर बहादुर सिंह, राठौर सिंह, रघुवीर सिंह। अब वैश्यों का नाम देख लीजिए मट्ठीलाल, करोड़ी लाल। अब शूद्रों का नाम देख लीजिए निरहुआ, गुरहुआ, पथरुआ, ऐसे नाम लगा दिया। वो तो एक पीढ़ी पहले पढ़ लिए तो हमारा नाम रवि हो गया, इनका नाम अक्षय कुमार हो गया, इनका नाम गौरव हो गया। नहीं तो ऐसा ही नाम होते हैं। तो अम्बेडकर की बदौलत हुआ ना कि हमारे एक पीढ़ी पहले भी लोग पढ़े लिखे। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन आया और उसका परिणाम क्या हुआ, संविधान का परिणाम क्या हुआ। संविधान के परिणाम की बदौलत इस समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उसमें पढ़े लिखे कलेक्टर और जो है एसपी डीएम बने। इस समाज के अंदर नेता वर्ग नहीं थे, उसमें भी आज सीएम पीएम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी, मोदी जी कहते हैं मैं चौथे वर्ग का, वो भी प्रधानमंत्री बन गए। इस समाज के अंदर वकील नहीं थे, आदमी कोट पहने हुए लड़ लेते। इस समाज के अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी, वो लोग भी संघर्ष करने लगे, हम लोग भी संघर्ष में आ गया। इसलिए तो कल लड़ाई भी थी, नहीं तो जीत पाता कोई। संघर्ष की तो ये उनका मोटा था। अब हम लोगों को डेमोक्रेसी को समझना चाहिए। अम्बेडकर ने जो डेमोक्रेसी दी है, बस एक मुद्दा आरक्षण को मैं कहना चाहूँगा। इस देश में कहा जाता है कि आरक्षण जो है योग्यता का हनन है, तो मैं पूछना चाहूँगा जो पढ़ने लिखने का अधिकार हजारों साल से किसके पास था, जिनके पास हजारों सालों से पढ़ने लिखने का अधिकार था, क्या वो नैनो टेक्नोलॉजी बनाए क्या मोबाइल बनाए क्या भूगोल का जो है कॉन्सेप्ट दिए क्या कोई ब्रिज बनाए क्या, कोई उनका ऐसी थ्योरी बताइए जो इंटरनेशनल स्तर पे प्रमाणित हो। नहीं दिए तो इसका मतलब जिन लोगों के पास हजारों साल से पढ़ने लिखने का अधिकार था वो अयोग्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का अधिकार मिला तो अपनी योग्यता के बल पे दुनिया को अपने सामने नतमस्तक किया, तो हमारी योग्यता
बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स में मिला। भारत के अंदर कोई ब्राह्मणवादी ताकत, कोई भी जो कहता है कि आरक्षण जो ऐसा वैसा उनमें कोई हो डीएससी वाला तो आज बताए, दो ही व्यक्ति थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे डॉक्टर के.आर. नारायण, दोनों धार्मिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर चौथे नंबर। बाबा साहब अम्बेडकर को ये समझ में आया कि लोकतंत्र ही ऐसा एक साधन है जो इस देश के करोड़ों लोगों को जो है अधिकार दे सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो इस देश के आर्य अनार की लड़ाई में जो भारत के अंदर संघर्ष के बाद जो स्वाभिमान नहीं अपना हारे, वो इस देश के जंगलों में चले गए, आदिवासी बन के रहने लगे, फल फूल पे जीवन रहने लगे, समाज की मुख्य धारा से अलग रहने लगे। उनको क्या किया गया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो समाज के मुख्य धारा के बीच में थे लेकिन मुख्य धारा की सारी सुख सुविधाओं के वंचित थे, वो गांव के दक्षिण ओर में रहते थे, उनको कहा गया शेड्यूल्ड कास्ट। और ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में थे और समाज से जुड़े हुए भी थे और समाज में धार्मिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सर्वोपरि थे, उनके सेवा का जो काम करते थे, उनको जो है ओबीसी कहा गया, अदर बैकवर्ड क्लास। क्यों? क्योंकि ओबीसी टचेबल था, एसटी और एसटी नॉन टचेबल था। आप कहेंगे कैसे हो सकता है? तो जब पंडित जी को दूध दही की जरूरत होगी तो कौन ला के देगा? यादव जी ला के देंगे ना। यादव जी ला के देंगे तो दूध का भगोना उनके घर तक जाएगा तो छूना पड़ेगा ना उनको। हल चले ना चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, तो हल कौन चलाता था? जो कुर्मी किसान इस देश का है वही तो हल चलाता था। भाई एससी एसटी के पास खतवा नहीं था, हम लोग के पास सही नहीं है, अब थोड़ा बहुत हो गया है तो वो हल चलाता था। उनके घर अनाज कटैया पिटैया नौरैया गोरैया सब वही सब करते थे। तो वो लेकिन उनको भी सम्मान का अधिकार नहीं था। अगर बाबूजी खटिया पे बैठे हैं तो आज ओबीसी के एक पीढ़ी पहले जो लोग थे जो अनपढ़ थे उनको खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था। ये बात हर कोई जानता, कोई छुपा नहीं था। लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने इस देश में वोट का अधिकार दिया और उस वोट के अधिकार के बैलेट एसपीडीएम सब बनकर आए और हमारा समाज और आगे बढ़ा। आज बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी के लोग इकट्ठा हो गए हैं, एससी के लोग इकट्ठा हो गए, मुस्लिम समाज इकट्ठा हो गया, सब एक प्लेटफॉर्म पे आने लगे। इससे शोषणकारी ताकतें बहुत परेशान है। शोषणकारी ताकतें उस समय भी परेशान थी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से अपने 15 में से 10 सीट चुनकर लाया। तो शोषणकारी ताकतों को ये समझ में आ गया कि अगर इस देश में लोकतंत्र कामयाब हो गया तो फिर जो है सबसे निचले पायदान का आने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा हुआ भी। ये जो सारी परिस्थितियां हैं इन सबको हमें समझने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में आने की ज़रूरत है और उससे भी बढ़कर महापुरुषों से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी हिस्सेदारी कोई लूट लेगा और लूट रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप नौजवान लोग हैं और एक बात कही गई है, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, शोर जमाना झुकता है, शोर जवानी चलती है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।